नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर रांची से मिल रही है। इस बार नगर निकाय चुनाव पहली बार बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार ईवीएम की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया है। मतदाताओं को अध्यक्ष और वार्ड सदस्य के लिए अलग अलग रंग के 2 बैलेट पेपर दिए जाएंगे, जिन्हें अलग अलग बैलेट बॉक्स में डालना होगा। बैलेट पेपर की छपाई इस बार कोलकाता के बजाय रांची में कराई जाएगी। मेरे पास ईवीएम जो है बहुत कम है और जो पहले से खरीदा हुआ था उसकी आयु समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ईवीएम का भी 15 साल का ही जाता है। और हम लोग सही पड़ोसी राज्यों से हम लोग मांग किए थे, लेकिन कहीं से जो है उपलब्ध नहीं हो सका है। और नया खरीदने में भी जो है साल भर का समय कंपनी ले रही थी कि साल भर के बाद ही आपूर्ति की जाएगी। इसलिए शीघ्र में चुनाव करवाना था, इसलिए हम लोग जो है बैलेट पेपर से ही चुनाव का तरीका अपनाया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में झारखंड से बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी। पूर्व मंत्री सह प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस रैली में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद हैं। रैली से पहले बंधु तिर्की की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने दिल्ली के राजघाट स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर टाना भगत समुदाय के लोगों ने विशेष प्रार्थना कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, खूंटी, चतरा समेत झारखंड के कई जिलों से टाना भक्तों का बड़ा समूह महारैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से आए टाना भगत भी इस समूह में शामिल हैं। राजघाट के बाद सभी नेता कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन पहुंचे, जहां संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और झारखंड प्रदेश प्रभारी के राजू ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के साथ राष्ट्रीय नेताओं ने रैली से जुड़ी रणनीति और कार्यक्रम की जानकारी साझा की। बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। उन्होंने संगठनात्मक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया। और एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, लगभग पूरे देश में 15 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। पार्टी निरंतर काम करती रहती है और इस समय इस तरह सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो विषय रखे हैं, SIR पर जो दृष्टिकोण रखा है, वो नीचे सभी जगह हम उसको सुनने की योजना बना रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत पर काम हो रहा है, वंदे मातरम की रिपोर्टिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कैडर के साथ मिलती है, बैठती है, काम करती है। जामताड़ा के बुदुडी में बीजेपी जिला कार्यालय में 10 मंडलों के अध्यक्षों का निर्वाचन हुआ। संगठन पर्व के तहत अध्यक्षों का निर्वाचन किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत भानु प्रताप शाही ने माला पहनाकर किया और इस दौरान भानु प्रताप शाही ने SIR को लेकर बयान दिया और कहा, SIR के बाद CAA और NRC लागू होंगे और अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा जाएगा। यहाँ SIR भी लागू होगा 1 से 2 महीने के बाद। अप्रैल आते आते तक आप देखेंगे SIR लागू होगा। SIR के बाद दूसरी प्रक्रिया CAA भी हम लोग जामताड़ा में लागू करेंगे। और इस पर चाहे जितना विवाद हो, मैं पार्टी की तरफ से यह कह रहा हूं कि जामताड़ा में NRC भी लागू होगा। और जो लोग, चाहे वो 50 सालों से हो, चाहे वो 60 सालों से हो, चाहे वो एक समुदाय के लोग बांग्लादेश से आकर के जमाई टोला बसाए हुए हैं, उनको पकड़ करके डिपोर्ट किया जाएगा, उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा। जामताड़ा को जामताड़ा रहने दिया जाएगा और उनको बांग्लादेश। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने बर्मा माइंस के समाधान को लेकर जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से उनके कार्यालय में मुलाकात की और इस दौरान विधायक ने भारी वाहनों की अवैध पार्किंग, सड़क पर उड़ती धूल, अपर्याप्त स्ट्रीट लाइट, टाटा स्टील UIL-SL के बिजली पानी कनेक्शन में देरी और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में हो रही ढिलाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। टाटा स्टील इसको सीरियस वे में नहीं लेता है। नो एंट्री जो चल रहा है आवागमन,
नो एंट्री में भी जो है गाड़ियां आ रही हैं, सख्ती से जो है लागू नहीं हो पा रहा है ये सभी चीजें। इसको लेकर हमने डीसी महोदय को कह दिया है कि अगर अब ये चीजें नहीं समाधान हुआ इन चीजों का, तो हम तो अब सड़क पर उतरेंगे। खबर गिरिडीह जिले से, जहां प्रसिद्ध उसरी जलप्रपात का अब आधुनिक इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। पूर्वी वन प्रमंडल क्षेत्र में स्थित इस जलप्रपात के विकास के लिए मंत्री सुखदेव कुमार सोनू ने परियोजना का शिलान्यास किया है। 10 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना बनेगी। योजना के तहत पार्किंग, बच्चों का खेल क्षेत्र, वॉच टावर, पिकनिक जोन, गेस्ट हाउस और आधुनिक रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्री जलप्रपात के सौंदर्यीकरण के एक समग्र प्लान का हम लोगों ने शुरुआत किया है। 6 महीने के अंदर ये पूर्ण हो जाएगा और यहाँ पर पर्यटकीय सुविधाओं के विकसित करने के साथ साथ कॉटेजेस बनाने से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं विकास की जा रही हैं। जून माह तक काम को पूरा करने का लक्ष्य है। रांची के बेड़ो थाने में दर्ज फर्जी गैंगरेप मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस साजिश का मास्टरमाइंड शाबिर खान बताया गया। जांच में सामने आया कि इस फर्जी केस के जरिए पीड़ित परिवार से रंगदारी मांगी जा रही थी और धमकी भी दी जा रही थी। शाबिर खान के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट भी शामिल है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये जो 5 अभियुक्त इस गैंगरेप में बनाए गए हैं, उनका साबिर खान और नसीम अहमद के साथ पहले से आपसी रंजिश चल रही थी। दोनों ग्रुप जो है वो जमीन का काम करते थे, तो इसमें इसीलिए उनको फंसाने के लिए एक झूठा सामूहिक दुष्कर्म का केस किया गया। तो ये षड्यंत्र में 5 लोग शामिल थे और उन 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हजारीबाग के बिनोबा भावे कॉलेज 29वें इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल के लिए टेंडर प्रक्रिया को लेकर विवाद छिड़ गया है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के टेंडर में ओपनिंग तिथि और समय का उल्लेख नहीं किया गया, जो नियम का उल्लंघन है। कुल सचिव डॉक्टर सादिक रजाक ने इसे मानवीय भूल बताया। हालांकि टेंडर पहले ही किसी को दिया जा चुका है। छात्र नेता चंदन सिंह ने टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह गलत बताते हुए तत्काल रद्द करने और नए पारदर्शी टेंडर जारी करने की मांग की है। हम मांग करते हैं कि तत्काल जो ये यूथ फेस्टिवल के लिए जो टेंडर प्रक्रिया की गई है, इसको तत्काल पूरे का पूरा रद्द किया जाए और इसको पुनः प्रक्रिया को प्रारंभ करके इसको सुचारू रूप से किया जाए। नहीं, भले ही नहीं है, उससे एक मानवीय भूल हुई थी, लेकिन उसको सुधार करके हम लोग नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया। जो लोग जमा करने आए वो देखे और आए भी लोग। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में यूथ फेस्टिवल का आयोजन 15 से लेकर 17 दिसंबर तक होना है। इसको लेकर जो है जहां एक तरफ तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो टेंडर घोटाला को लेकर जो है या फिर हम कहें अनियमितता का मामला सामने आ रहा है। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जाता है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से टेंडर निकाला गया था। क्लोजिंग डेट और जो समय है उसे तो मेंशन किया गया, लेकिन ओपनिंग डेट का कोई पता नहीं। हालांकि इस संदर्भ में जो है विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने कई तरह के हवाला देते हुए जो है उन्होंने कहा है कि यह एक मानवीय भूल भी है। हालांकि जो मानवीय भूल की बात कही जा रही है, इसको लेकर स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि अगर इस तरीके का जो मानवीय भूल कहा जा रहा है तो ऐसे में जो है टेंडर को रद्द किया जाए। और देखने वाली बात होगी कि जो विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है इस पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18। धनबाद के बेलगाड़ियां टाउनशिप का निरीक्षण मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित इस दौरे में प्रभारी डीजीपी, बीसीसीएल के सीएमडी, उपायुक्त और एसएसपी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान टीम ने मौजूदा हालात का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से संवाद किया। मुख्य सचिव ने प्रभावित परिवारों की समस्याएं और मांगे गंभीरता से सुनी। उन्होंने लोगों को पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधा और सुरक्षा का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री जी ने हमारे नेतृत्व में सभी राज्य के जो वरीयतम अधिकारी हैं उनको भेजा है कि आप स्वयं जाके देखिए, स्वयं जाके समझिए, रिसाव की स्थिति देखिए और शिफ्ट करने में जो कठिनाइयां हैं, जो लोगों को एक्चुअली कठिनाई होगी, जो वास्तविक दिक्कतें होंगी, उसको समझने की बात उन्होंने हमें निर्देश दिया।
जमशेदपुर शहर में आवारा पशुओं और कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो अब जानलेवा भी साबित होने लगा है। हालांकि राहत की बात यह है कि नगर निगम ने इस गंभीर समस्या पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने एक विशेष टीम का गठन किया है, जो शहर में घूम रहे सभी आवारा पशुओं को पकड़कर उन्हें गौशाला भेजेगी। इसी कड़ी में आज जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले आवारा सांड के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया था। जमशेदपुर में तकरीबन हम लोग के द्वारा जो है मेरा वेटनरी डॉक्टर और उनकी पूरी टीम जो है वो तकरीबन 63 आवारा पशुओं को आइडेंटिफाई किया है और उनका लोकेशन भी हम लोग को मिला हुआ है। जिला पशुपालन पदाधिकारी अध्यक्षता में एक टीम बना हुआ है, जिसको जो है ट्रैंक्विलाइज करके हम लोग गौशाला में ऐसे पशुओं को स्थानांतरित करेंगे। कोडरमा से दुखद खबर सामने आई है। मरकच्चो प्रखंड के देवीपुर गांव के 27 साल के सीआरपीएफ जवान सुजीत सिंह शहीद हो गए हैं। सुजीत सिंह कश्मीर में तैनात थे और ड्यूटी पर थे। बुधवार देर रात उनके बड़े भाई विकास सिंह को सीआरपीएफ के एरिया कमांडर ने फोन कर जवान सुजीत की मौत की जानकारी दी। इस खबर के मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल उनकी मौत के कारण की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। क्लियर बताया नहीं गया है, बस यही बताया गया है कि आपके भाई शहीद हो गए हैं। कैसे नहीं पूरा मामला क्या, कब आपसे अंतिम बार बात हुई थी? रात में भाई से बात हुआ, मेरा 9:55 में मेरा फ़ोन कट हुआ और 11 बजे लगभग हमको कॉल करके बताया गया। आप ही से बात हुई थी? नहीं, वो पूरा परिवार से बात हुई। कब ज्वाइन किए थे वो? सितंबर 2023 में। प्रथम ज्वाइन वहीं पे थे या कहीं और? हाँ, ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग किया आवड़ी में 1 साल का, उसके बाद अभी 1 साल से फर्स्ट पोस्टिंग वहीं पे था। सिमडेगा में नए साल की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र के पर्यटन स्थलों में पिकनिक मनाने वालों की भीड़ बढ़ने लगी है। सिमडेगा के कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। डीसी ने हाल ही में इन पर्यटन स्थलों का निरीक्षण कर वहां की सुविधा और व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सही प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संवर्धन समिति का गठन किया गया है। ये समिति न केवल पर्यटकों के वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग सुनिश्चित करेगी, बल्कि पर्यटन स्थल की साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखेगी, ताकि आने वाले पर्यटक सुगम और सुरक्षित अनुभव प्राप्त कर सकें। कुछ चीज़ें हम लोग और पाइपलाइन में है जो कर रहे हैं, जैसे कि हमारा बसकपुर जो पर्यटन स्थल है, तो वहाँ पे हम लोग एक एक्सपीरियंस सेंटर टाइप से बनाने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग जो लोकल गांव वाले हैं उनके घरों में कुछ होम स्टे टाइप के बनाया जा सके। उसको हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं ताकि लोग वहाँ पे रुकें और एक ऐसा ग्रामीण भारत का अनुभव लेकर के जाएँ और उससे उनका भी कुछ आजीविका बढ़े। साहिबगंज की मॉडल कॉलेज राजमहल में छात्रों के लिए अनुशासन और साइबर अपराध को लेकर विशेष लेक्चर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने छात्रों को साइबर फ्रॉड, फेक प्रोफाइल और डिजिटल धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अहम सलाह दी है। उन्होंने नशे और मादक पदार्थों के हानिकारक प्रभाव पर भी प्रकाश डालते हुए छात्रों से सकारात्मक और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। समाज में दिक्कत होती है, आपस में माहौल खराब होता है, मजबूरी में पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। आप लोग समाज के टॉर्च बेयरर हैं, आप लोग समाज को आगे ले जा सकते हैं। आप लोग खुद सावधान रहिए। अपने घर में जो अगल बगल वाले लोग हैं, माता पिता हैं, जिनको मोबाइल का इतना आइडिया नहीं है, उनको गाइड करते रहिए। बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगता, कोई बैंक के नाम से फोन करे तो नजदीकी शाखा में जाए, नहीं सारा काम फोन से कर ले। कुछ भी शेयर करने से पहले, कुछ भी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन कहीं से आती है, उसको कहीं आगे शेयर करने से पहले उसको देखिए, समझे। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में आपकी पूंजी आपका अधिकार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि संतोष कुमार सिन्हा के साथ साथ जिले के कई बैंकों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मेगा कैंप में अलग अलग बैंकों ने स्टॉल लगाए, जहां सालों से बंद पड़े खातों से जुड़ी जानकारी दी गई और क्लेम सेटलमेंट किया गया। आरबीआई प्रतिनिधि संतोष कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में लगभग 90,000 इनएक्टिव खाते हैं, जिनमें करीब 33 करोड़ रुपए जमा है। इस कार्यक्रम के दौरान करीब 2.5 करोड़ रुपए का सेटलमेंट कर हकदारों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिससे लाभुकों ने खुशी और संतोष के साथ प्राप्त किया। मेरा पैसा बहुत दिन से डीप अकाउंट में पड़ा हुआ था।
आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहल करने पर पैसा सभी को जो डेप्ट अकाउंट में चला गया था वो रिटर्न मिल गया, जो भविष्य में अपना हम लोग कभी भी किसी भी तरह का उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। धनबाद के केंदुआडीह में जहरीली गैस का संकट लगातार गहराता जा रहा है और अब इसका कोई ठोस समाधान अब तक सामने आ नहीं पाया है। गैस की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग बीमार पड़ चुके हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बावजूद इसके गैस रिसाव के बीच लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। हाल यह है कि बच्चे भी अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद की धरती पर मौत का धुआं, कब बंद होगा गैस का रिसाव? जी हां, धनबाद के केंदुआडीह में जहरीली गैस का संकट गहराता जा रहा है। अब तक कोई समाधान निकल नहीं पाया। केंदुआडीह इलाके में पिछले 11 दिनों से जहरीली गैस का रिसाव जारी है। लोग बेहोश हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने में डर लग रहा है। प्रशासन ने इलाके को खाली कराया है, लेकिन लोगों का कहना है ये सिर्फ तत्कालिक इंतजाम है, स्थायी समाधान कब होगा? पहले दिन जब बुधवार को यहाँ पे गैस निकला था तो पूरे बच्चे भरे हुए थे, तो दोपहर अचानक खबर हो गई गैस निकल रहा है, तो विभाग से आके छुट्टी दी। हम लोग खाना खिला के छुट्टी दे दिए। दूसरे दिन से बच्चे आना कम हो गए। मेरा 8 गो बाल बच्चा है, 4 बेटा 4 बेटी। घर में सोते हैं, डर लगता है, महाकसी आता है, असी सोते रहते हैं। खाना वाना पीता, खाना वाना सब असी बनाते हैं, खाते हैं। वो स्कूल बहुत ज्यादा ही दूर है, वहाँ जाने में बहुत परेशानी होती है हम लोग को, और गैस लीक हुआ है उसकी वजह से। हाँ, परेशानी तो बहुत बढ़ जाती है कि कुछ हो ना जाए हम सभी को। वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए झारखंड की प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा और मुख्य सचिव अविनाश कुमार खुद केंदुआडीह पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने गैस प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत शिविर का जायजा भी लिया। लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। विंग भी कर रही है, स्थिति का जायजा लेने ही हमको भेजा गया। पूरी टीम हम लोग के साथ आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी टीम जाए ताकि राज्य सरकार की ओर से असेस कर सके कि वर्तमान स्थिति क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय के जो है उनको लगता है कि ये बीसीसीएल हमको उजाड़ने के लिए भ्रम फैला रहा है, और केंद्र सरकार जब प्रेशर बना रही है कि इनको उजाड़ो, इसीलिए गैस का हवा दिखाया जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या सरकार और कोल कंपनियां लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है? क्या धनबाद के लोग मौत के साये में जीने को मजबूर हैं? सवाल ये भी कि आखिर कब तक झरिया की आग और गैस लोगों की जिंदगी लीलती रहेगी? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। केंदुआडीह गैस प्रभावित क्षेत्र के लोगों का उबाल अब सड़कों पर दिख रहा है। मशाल के साथ प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। बीसीएल डीजीएमएस के खिलाफ नारे लगाए। कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये मशाल जुलूस निकाला गया। महिलाओं ने कहा कि जान देंगे पर जमीन नहीं। प्रबंधन गैस रिसाव रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। दिन से परेशान है, गैस रिसाव जो निकला गैस जहरीली, उससे हम लोग परेशान है। विशेषज्ञ सुन नहीं रहे हैं, बस नेता लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं। इसके लिए तो हम लोग को आवाज उठानी चाहिए ना, इसलिए हम लोग विशाल जुलूस निकाले हैं ताकि ये आवाज बीसीसीएल तक पहुंच सके और वो गैस जो है हम लोग का बंद करवाते हैं। समाधान तो कुछ नहीं निकला, तभी ना जुलूस निकला है। वो समाधान निकलता तो जुलूस नहीं निकलता। आज 1 तारीख से ये चल रहा है, 13 तारीख हो गया है। 13 दिन हो गया। हाँ, 13 दिन हो गया है। बीच में खाना खिला रहे हैं बीसीसीएल वाले, उपचार कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, खा रहे हैं। उनका तो बोल रहे हैं कि खा रहे हैं, खिला रहे हैं वहाँ के अपने हिंदी भवन, लेकिन ये गैस निकालने के लिए कोई नहीं कर रहे हैं। प्रबंधक का जो साजिश था, वह साजिश में प्रबंधक का बैग खुद पर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक होकर के अब यह एकदम स्पष्ट कर दिए हैं कि हम अपना जान देंगे, लेकिन केंदुआ से हम नहीं जाएंगे। आर पार की लड़ाई है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।